24 दिसंबर 1967 के दिन बिहार के मधेपुरा में पप्पू यादव का जन्म होता है। पप्पू का असली नाम था राजेश रंजन, लेकिन बचपन से ही उनके दादा लक्ष्मी मंडल उन्हें प्यार से पप्पू कहते थे और यहीं से उनका नाम पड़ जाता है पप्पू यादव। पप्पू यादव के दादा गांव के सरपंच थे और बड़े जमींदार थे, जिनके पास सैकड़ों एकड़ जमीन थी और हाथी घोड़े थे। पप्पू यादव अपने परिवार की फिएट कार या एम्बेसडर कार से स्कूल जाते थे, लेकिन पप्पू का ध्यान था कॉलेज की लड़ाई और झगड़ों में। कौन सा युवा इस हिंदुस्तान को महाशक्ति बनाएगा? 7 क्लास से दारू शुरू करता है युवा। कॉलेज के टाइम में ही पप्पू ने चाकू और बाकी हथियार कॉलेज ले जाने शुरू कर दिए और अपनी मां के जेवर बेचकर एक बंदूक खरीद ली। एक दिन कॉलेज में पप्पू यादव का झगड़ा हो जाता है और पप्पू यादव को जेल हो जाती है। यही जेल में ही पप्पू यादव की मुलाकात होती है एक लोकल हिस्ट्री सीटर अर्जुन यादव से, जो पप्पू यादव का रिश्तेदार भी लगता था। उन दिनों पूर्णिया में अर्जुन यादव की एक पैरेलल सरकार चलती थी। इन्हीं अर्जुन यादव के गैंग से पप्पू यादव जुड़ जाते हैं। कॉलेज के झगड़े वाले केस से पप्पू यादव बाहर आए ही थे कि एक मर्डर केस में भी पप्पू यादव का नाम आ जाता है और उन्हें दोबारा से जेल हो जाती है और यहीं जेल से ही 12वीं के एग्जाम देते हैं। मेरा बस चले तो सब पॉलिटिशियन मिले और शूट एंड साइड कर दे, नाग मिले छोड़ दीजिए, पॉलिटिशियन मिले लात कंठ पर देखे। जेल से बाहर आने के बाद पप्पू यादव ने अर्जुन यादव गैंग में भर्ती होने के लिए लड़कों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। अर्जुन यादव की हत्या के बाद अर्जुन यादव गैंग का सारा काम पप्पू यादव के हाथों में आ जाता है। अब मधेपुरा और आसपास के इलाकों में पप्पू यादव का दबदबा बढ़ने लगा। लोग पप्पू यादव को उनके नाम से जानने लगे। इधर 1990 में बिहार विधानसभा चुनाव शुरू हो जाते हैं। पप्पू यादव ने उस समय की जनता दल पार्टी से टिकट पाने की कोशिशें शुरू कर दी। इस समय तक लालू यादव ने राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद पार्टी नहीं बनाई थी। वे वीपी सिंह और चंद्रशेखर वाली जनता दल से जुड़े हुए थे। इसी जनता दल से पप्पू यादव ने विधानसभा की टिकट मांगी, लेकिन उन्हें नहीं मिलती। इसलिए पप्पू यादव ने निर्दलीय ही मधेपुरा जिले की सिंहेश्वर सीट से पर्चा भर दिया। इस वक्त पप्पू यादव की उम्र मात्र 23 साल थी और चुनाव लड़ने के लिए चाहिए थे 25 साल, लेकिन पप्पू यादव गलत हलफनामा देकर मैदान में उतर जाते हैं। पप्पू यादव का माहौल ऐसा बनता है कि बड़े अंतर से निर्दलीय ही चुनाव जीत जाते हैं और एमएलए बन जाते हैं। अब पप्पू यादव को मधेपुरा से सटे इलाकों पूर्णिया, सहरसा, सुपौल और कटिहार जैसे जिलों में भी लोग जानने लगते हैं। इधर 1990 के बिहार विधानसभा चुनावों के साथ ही कांग्रेस बिहार की सत्ता से बाहर हो जाती है। जनता दल के नेता लालू यादव पहली बार बिहार के मुख्यमंत्री बन जाते हैं। जनता जाना था, जिस गरीब जनता ने मुझे जिताने का काम किया उसके कोर्ट तक हम। इधर अगस्त 1990 में केंद्र की वीपी सिंह सरकार ने देश भर में मंडल आयोग लागू कर दिया, जिसमें ओबीसी आरक्षण का रास्ता खुल जाता है। एक फैसला हाल में सरकार ने लिया कि पिछड़े वर्ग को हम सरकारी नौकरियों में और पब्लिक सेक्टर में स्थान दें। देश भर में अपर कास्ट से आने वाले लोगों ने मंडल आयोग का भारी विरोध करना शुरू कर दिया। लाखों लोग सड़कों पर उतर आते हैं। इसी तरह के प्रदर्शन अब बिहार में भी होने लगते हैं। इससे बिहार के गांव-गांव में अगड़े और पिछड़ों के बीच टकराव की घटनाएं सामने आने लगती हैं। जनता दल पार्टी से सीएम लालू यादव ने पटना में प्रधानमंत्री वीपी सिंह की रैली आयोजित करवाने का ऐलान कर दिया। इसके विरोध में ऊंची जातियों के लोगों ने जनता कर्फ्यू का ऐलान कर दिया, जिससे ओबीसी आरक्षण समर्थक और आरक्षण विरोधियों में तनाव का माहौल पैदा हो जाता है। रैली वाले दिन एमएलए पप्पू यादव मधेपुरा से दर्जनों बसें भरकर निकलते हैं। पप्पू का ये काफिला जब बेगूसराय और मोकामा के भूमिहार बाहुल्य क्षेत्रों से निकला तो मामला बिगड़ जाता है। लोकल लोगों में अफवाहें उड़ जाती हैं कि पप्पू के समर्थकों को इन्यार, हर हर महादेव चौक, बेहट, बेगूसराय और मोकामा शहर के पास एक भूमिहार गांव सेवनार जैसी जगहों पर रोक लिया गया है। सेवनार गांव के लड़कों ने एक रात पहले ही कर्फ्यू लगा दिया था। दूसरी तरफ पप्पू यादव फुल फोर्स के साथ पहुंच जाते हैं अपनी बसें लेकर। आरोप लगे कि दोनों तरफ से गालियां दी जाती हैं और बाद में पत्थरबाजी और गोलीबाजी शुरू हो जाती है। इस झड़प में पप्पू यादव के समर्थकों की पिटाई की जाती है।
खुद पप्पू यादव को एक थाने में घुसकर अपनी जान बचानी पड़ती है। पटना रैली से मधेपुरा लौटने के बाद पप्पू यादव के समर्थकों ने बदला लेने का प्लान बनाया और मधेपुरा में रहने वाले ब्राह्मण और भूमिहारों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। मधेपुरा में अगले 2 दिन तक लूटपाट और दंगे होते रहते हैं। इस वक्त तक पप्पू यादव की छवि एक ऐसे यादव नेता की बन चुकी थी जो अपर कास्ट से दबता नहीं था और आंख में आंखें मिलाकर देखता था। मंडल आयोग के बाद अपर कास्ट वर्सेज ओबीसी जातियों, खासकर यादव जाति के झगड़ों से पप्पू यादव की लोकप्रियता और बढ़ती है और पप्पू यादव कोसी और सीमांचल इलाके में मंडल पॉलिटिक्स का फेस बन जाते हैं। दूसरी तरफ कोसी सीमांचल इलाके के एक दूसरे बाहुबली नेता और एमएलए आनंद मोहन सिंह ने मंडल आयोग लागू करने के विरोध में अपनी ही पार्टी जनता दल से इस्तीफा दे दिया, जिसने ओबीसी आरक्षण लागू किया था। आनंद मोहन एक राजपूत नेता थे जो पप्पू यादव की तरह ही आपराधिक बैकग्राउंड से आते थे और इन पर भी हत्या और मारपीट समेत कई तरह के केस चल रही थी। बिहार में चल रही इस कास्ट वॉर में पप्पू यादव और आनंद मोहन सिंह 2 धड़ों को लीड करने वाले नेता बन जाते हैं। आगे चलकर इन दोनों बाहुबलियों की लड़ाई ने बिहार के कोसी सीमांचल इलाके में सिविल वॉर जैसी कंडीशंस पैदा कर दी, जिसमें दर्जनों लोगों की हत्याएं होती हैं। आरोप तो ये भी लगते हैं कि इनमें 100 से ज्यादा लोगों की हत्याएं हुई, जिसकी कहानी आगे इसी वीडियो में मिलने जा रही है। आनंद मोहन और पप्पू यादव ही नहीं, बिहार में एक फैशन था, क्रेज था। बाहुबली की राजनीति में आवश्यकता उस समय में महसूस की गई, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर फेल्योर था। इधर केंद्र में पूर्ण बहुमत न होने के कारण वीपी सिंह और बाद में चंद्रशेखर की सरकार गिर जाती है। एक बार फिर देश में चुनावी घोषणा होती है। आप सभी का कीमती वोट भाजपा के उम्मीदवार और भाजपा के चुनाव चिन्ह कमल निशान पर लगेगा। इस वक्त तक पप्पू यादव लालू यादव की भी खास हो चुके थे। लालू यादव को पहली बार सीएम बनने के वक्त जब जनता दल के भीतर विधायकों की वोटिंग हुई, तब भी पप्पू यादव ने लालू की मदद की थी और कथित तौर पर 11 विधायकों का सपोर्ट लालू के पक्ष में जुटाया था। मंडल की राजनीति ने भी उन्हें फेमस कर दिया था। पप्पू यादव को उम्मीद थी कि कम से कम इस बार तो लोकसभा चुनाव में उन्हें लालू की जनता दल से टिकट मिल जाएगी, लेकिन इस बार भी पप्पू यादव को जनता दल से टिकट नहीं मिलती। इसके पीछे पप्पू यादव कारण बताते हैं कि लालू नहीं चाहते थे कि कोई दूसरा यादव नेता बने। अंत में पप्पू यादव मधेपुरा के बगल की यादव बाहुल सीट पूर्णिया सीट से निर्दलीय खड़े हो जाते हैं। आरोप लगे कि पप्पू यादव के प्रचार में हथियारबंद लोग चलते थे और पुलिस प्रशासन भी पप्पू यादव के इन 40-50 वाहनों के काफिलों को रोकने की हिम्मत तक नहीं करती थी। पप्पू यादव के सामने कांग्रेस से उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह, भाजपा से जनार्दन प्रसाद यादव, सीपीआईएम से अजीत सरकार जैसे बड़े नेता खड़े थे। लेकिन वोटिंग वाले दिन पूर्णिया में बड़े स्तर पर गड़बड़ी की खबरें आने लगती हैं। दोपहर 12 बजे तक चारों प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियों के कैंडिडेट्स डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर के ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ जाते हैं और शिकायत करने लगे कि पप्पू यादव के लोगों ने लगभग 300 बूथों को लूट लिया है और कई तरह की धांधली की है। पप्पू यादव पर लग रहे इन आरोपों की खबर जब चीफ इलेक्शन कमिश्नर टीएन सेशन तक पहुंची तो उन्होंने वोटिंग वाले दिन ही पूर्णिया लोकसभा का चुनाव रद्द कर दिया। इस तरह पोलिंग बूथ लूट लेने के चार्जेस के साथ पप्पू यादव का पहला लोकसभा इलेक्शन रद्द कर दिया जाता है। यहाँ से पप्पू यादव की लड़ाई सीपीआईएम के उम्मीदवार अजीत सरकार से भी शुरू हो जाती है, जिनकी वजह से पप्पू यादव का इलेक्शन रद्द हो गया था। दूसरी तरफ मधेपुरा सीट पर निर्दलीय प्रत्याशी राजकुमारी देवी की भी हत्या हो जाती है, इसलिए यहाँ अगले 6 महीनों के लिए चुनावों को कैंसिल कर दिया जाता है। इसलिए मधेपुरा सीट पर दोबारा से उपचुनाव होने का रास्ता खुल जाता है। इधर 1991 के लोकसभा चुनाव में जनता दल के सीनियर नेता शरद यादव बदायूं लोकसभा चुनाव हार चुके थे। जब मधेपुरा में उपचुनावों की घोषणा हुई तो जनता दल ने शरद यादव को मधेपुरा चुनाव लड़ने के लिए भेज दिया, क्योंकि ये सीट यादव कैंडिडेट के लिए सबसे सेफ सीटों में से एक मानी जाती थी। हिंदुस्तान के बाजार में झुग्गी और झोपड़ी में वही है आपका आदमी, वही है देश का मालिक।
मालिक को सड़क पर उतारने का काम करना है। शरद यादव के सामने झारखंड पार्टी की टिकट पर आनंद मोहन सिंह मैदान में खड़े हुए थे। हालांकि मधेपुरा सीट पर 1967 से लेकर अब तक केवल यादव जाति से आने वाले नेता ही सांसद बन सके थे। इंटरेस्टिंगली लास्ट के 2 इलेक्शंस में विजेता और उपविजेता दोनों ही यादव जाति से थे। टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की एक रिपोर्ट के अनुसार मधेपुरा में करीब 34-35% यादव हैं। 2011 के सेंसस के अनुसार करीब 12% पॉपुलेशन मुस्लिम्स की है। इसलिए मधेपुरा को लेकर कहा जाता है कि रोम पोप का और मधेपुरा गोप का। गोप यानी कि यादवों का। लेकिन इस बार मधेपुरा चुनाव में लोकल बाहुबली आनंद मोहन सिंह भी लड़ रहे थे, जिससे इस उपचुनाव में पप्पू यादव की एंट्री होती है। कास्ट वॉर के बाद आनंद मोहन को अपर कास्ट खासकर राजपूतों का फुल सपोर्ट मिल रहा था। आनंद मोहन की इमेज एक ऐसे बाहुबली के रूप में बनी थी जो लालू राज में भी अपर कास्ट के साथ खुलकर खड़ा था। इसलिए एंटी लालू वोटर्स भी अब आनंद मोहन को पसंद कर रहे थे और उनके साथ खड़े थे। इधर शरद यादव मूलतः मध्य प्रदेश से आते थे, इसलिए पप्पू यादव यहाँ पर शरद यादव की मदद करना चाहते थे। लेकिन लालू यादव नहीं चाहते थे कि शरद यादव मधेपुरा से चुनाव लड़ें। उन दिनों लालू जनता दल के बिहार में बड़े नेता थे, लेकिन शरद यादव जनता दल के अंदर पहले से ही लालू से बड़े नेता थे और राष्ट्रीय कद के नेता हुआ करते थे। इसलिए लालू नहीं चाहते थे कि कोई दूसरा बड़ा यादव नेता बिहार में पैर पसारे, खासकर मधेपुरा में। इसलिए सीएम लालू यादव ने पप्पू यादव को झारखंड की एक दूसरी सीट पर हो रहे उपचुनाव का प्रचार करने के लिए भेज दिया। लेकिन पप्पू यादव लालू की बात काटकर 2-3 दिन के अंदर ही झारखंड से वापस मधेपुरा लौट आते हैं और शरद यादव का प्रचार करने लगते हैं। इससे आनंद मोहन और पप्पू यादव के बीच की तकरार और बढ़ जाती है, जिसने हिंसक रूप ले लिया। राजपूत डोमिनेटेड गांव में आनंद मोहन के समर्थकों ने पोलिंग बूथों पर कब्जा कर लिया। वहीं यादव बाहुल इलाकों में भी शरद यादव और पप्पू यादव के समर्थकों ने पोलिंग बूथ पर कब्जा कर लिया। चुनाव मैनेजमेंट की लड़ाई गैंगवार में बदल जाती है। कहीं अपहरण हो रहे थे तो कहीं गोलियां चल रही थी। 7 नवंबर 1991 के दिन आनंद मोहन एक चुनावी सभा करके मुरलीगंज की तरफ लौट रहे थे। तभी जानकी नगर के पास उनके काफिले पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू हो जाती है। इस फायरिंग में आनंद मोहन के 3 समर्थकों को गोली लगती है, जिनमें से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो जाती है। जिंदा बचे तीसरे आदमी शंभू सिंह ने पुलिस को बयान दिया कि पप्पू यादव और उनके साथियों ने उन पर हमला किया था। इस फायरिंग के बाद पप्पू के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज कर ली जाती है। ऐसे ही एक दिन आनंद मोहन मारुति 800 कार से पटना लौट रहे थे। इस बार उनके साथ कोई काफिला नहीं था। तभी संयोग से रास्ते में ही खगड़िया जिला की सीमा के पास उन्हें पप्पू यादव का काफिला मिल जाता है। यहाँ पर भी आरोप लगाया जाता है कि पप्पू यादव के काफिले की तरफ से दनादन गोलियां चलने लगती हैं। आनंद मोहन जाकर एक थाने में घुस जाते हैं और जैसे तैसे अपनी जान बचाते हैं। अब आनंद मोहन पप्पू यादव से बदला लेने के लिए तिलमिला रहे थे। एक दिन पप्पू यादव मधेपुरा के पामा गांव में थे, तभी आनंद मोहन के लोग पहुंच जाते हैं और पप्पू यादव पर हमला कर देते हैं। इस घटना को लेकर पप्पू यादव कहते हैं कि उन पर करीब 10,000 गोलियां चलाई गई थी और 8 घंटे तक गोलियां चलती रहीं। उनके साथ के 3 लोग मारे जाते हैं, जिसमें उनकी गाड़ी का ड्राइवर भी शामिल था। पप्पू यादव कहते हैं कि अगर उस दिन एसपी और डीएम समय पर नहीं पहुंचते तो वो भी मारे जाते। तो हम पर लगभग 10,000 राउंड गोली चली थी। 8 घंटे तक हम पर गोली चली। मधेपुरा सीट के इस उपचुनाव में शरद यादव की बड़ी जीत होती है। शरद यादव 66.4% वोटों से जीतते हैं। वहीं आनंद मोहन को मात्र 23.1% वोट मिलती है। मधेपुरा में एक गैर यादव कैंडिडेट को इतने परसेंट वोट मिलना भी दिखाता था कि आनंद मोहन को अपर कास्ट का कंसोलिडेट वोट मिला था। मधेपुरा की जीत ने शरद यादव की बिहार में तो एंट्री कराई ही, लेकिन पप्पू यादव को भी पिछड़ों के नायक के रूप में खड़ा कर दिया। मधेपुरा और आसपास के इलाकों में पप्पू यादव का दबदबा बढ़ता जा रहा था। लालू प्रसाद यादव से नजदीकी के कारण पुलिस प्रशासन में भी इतनी हिम्मत नहीं थी कि पप्पू यादव को हाथ लगा सके। आउटलुक मैगजीन की 1996 की एक रिपोर्ट के अनुसार 1991 में पप्पू यादव के खिलाफ हत्या के 3 मामले दर्ज हुए। पप्पू यादव के काम करने का एक तरीका था। पहले पीड़ित का अपहरण होता था और फिर उसकी
हत्या कर दी जाती थी। इधर लालू यादव को ये स्पष्ट हो चला था कि पप्पू यादव कंट्रोल से बाहर होते जा रहे हैं। बिहार पुलिस ने पप्पू यादव पर गृह युद्ध जैसी स्थिति पैदा करने के लिए NSA एक्ट लगा दिया। मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने पप्पू यादव की गिरफ्तारी की घोषणा कर दी। इस वक्त भी पप्पू यादव खुलेआम पटना की सड़कों पर घूम रहे थे और कह रहे थे कि पुलिस में उन्हें गिरफ्तार करने की हिम्मत नहीं है। आउटलुक मैगजीन की 1996 की रिपोर्ट की माने तो CM लालू को पर्सनल अपील करनी पड़ी, तब जाकर पप्पू ने सरेंडर किया और उसके बाद ही उन्हें अरेस्ट किया जा सका। हालांकि इस पर पप्पू यादव दावा करते हैं कि लालू उनके बिहार के दौरों पर आपत्ति करते थे और ऐसे ही एक दौरे के बाद उन्होंने पप्पू यादव से कहा था कि वो यादवों का नेता बनने की कोशिश ना करें। पप्पू के मुताबिक इसी कारण उन पर एक नहीं 2 जिलों में NSA लगाया गया था। मधेपुरा से भी पूर्णिया से हाईकोर्ट ने मधेपुरा में नेशनल सेक्रेटरीट खत्म कर दिया तो पूर्णिया के DMSP को बुला के लगवा दिया। इन्हीं दिनों पप्पू यादव की एक इंटरेस्टिंग लव स्टोरी शुरू होती है। पप्पू यादव अपनी आत्मकथा द्रोह काल का पथित में बताते हैं कि 1991 में जब वो पटना की जेल में बंद थे तब वे अक्सर जेल से सटे मैदान में लड़कों को खेलते देखा करते थे। इन लड़कों में विक्की नाम का एक लड़का भी शामिल था। पप्पू की विक्की से जान पहचान और दोस्ती शुरू हो जाती है। एक दिन विक्की ने पप्पू को अपनी फैमिली एल्बम दिखाई जिसमें उसकी बहन रंजीत की टेनिस खेलते हुए एक तस्वीर दिखती है। रंजीत टेनिस की एक अच्छी खिलाड़ी थी और इंटरनेशनल लेवल पर भी खेल चुकी थी। रंजीत की तस्वीर देखते ही पप्पू यादव को उनसे प्यार हो जाता है। जब पप्पू यादव जमानत पर जेल से बाहर आए तो पटना के उस टेनिस क्लब में जाने लगे जहां रंजीत खेलती थी। जब रंजीत ने पंजाब की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया तो पप्पू यादव उनके पीछे पीछे वहां पर भी पहुंच जाते हैं। लेकिन रंजीत को पप्पू की ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आ रही थी और उन्होंने पप्पू से साफ मना कर दिया। रंजीत ने कहा कि वो एक सिख हैं और उनका परिवार कभी भी उनकी शादी एक बिहारी यादव से नहीं करने देगा। हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब बात परिवार तक पहुंची तो पप्पू के माता पिता तो मान गए, लेकिन रंजीत के माता पिता ने शादी से साफ इनकार कर दिया। इसके बाद पप्पू यादव रंजीत की बहन और जीजा को मनाने के लिए चंडीगढ़ जाते हैं, लेकिन इन दोनों ने भी पप्पू के ऑफर को रिजेक्ट कर दिया। निराश होकर पप्पू यादव ने नींद की बहुत सारी गोलियां खा ली जिससे उनकी हालत बिगड़ने लगती है और उन्हें पटना मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराना पड़ता है। इसके बाद रंजीत और उनके परिवार का पप्पू के प्रति व्यवहार थोड़ा नरम हो जाता है, लेकिन वो शादी के लिए अभी भी तैयार नहीं हो रहे थे। इसी दौरान पप्पू यादव को पता चलता है कि रंजीत के परिवार के कांग्रेस नेता SS अहलूवालिया से अच्छे संबंध हैं और वो उन्हें बहुत मानता है। इसी उम्मीद में पप्पू यादव अब SS अहलूवालिया से मिलने के लिए दिल्ली पहुंच जाते हैं और उनसे मदद मांगते हैं। अंत में अहलूवालिया ने रंजीत के घर वालों से बात की और रंजीत के घर वाले शादी के लिए तैयार हो जाते हैं। साल 1994 में पप्पू यादव और रंजीत दोनों की शादी हो जाती है। निजी जिंदगी में चल रही इस उथल पुथल के बीच पप्पू यादव का आनंद मोहन से गैंगवार भी जारी था जो 1994 तक चलता है। कहा जाता है कि इस गैंगवार में 100 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। इस बीच साल 1994 में आनंद मोहन का नाम गोपालगंज के DM G कृष्णैया की हत्या में आ जाता है और आनंद मोहन को जेल हो जाती है। इस तरह पप्पू यादव और आनंद मोहन सिंह का गैंगवार यहीं पर खत्म हो जाता है। इधर 1996 में देश में फिर से लोकसभा चुनाव होते हैं। इस बार पप्पू यादव समाजवादी पार्टी की टिकट पर पूर्णिया सीट से चुनाव लड़ते हैं और बीजेपी के उम्मीदवार राजेश प्रसाद गुप्ता को लगभग 3,16,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। हालांकि 1996 के लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला, इसलिए 2 साल में ही 3 प्रधानमंत्री बदल दिए जाते हैं। पहले अटल बिहारी वाजपेयी PM बनते हैं। मैं अटल बिहारी वाजपेयी ईश्वर की शपथ लेता हूँ। फिर जनता दल के HD देवगौड़ा बनते हैं। I, HD देवेगौड़ा, do swear in the name of God. और फिर इंद्र कुमार गुजराल PM बनते हैं। I, IT Gujaral, do solemnly affirm that I will not directly or indirectly इसके बाद साल